हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब फिजिक्स भौतिक विज्ञान में नाभिकीय भौतिक से टॉपिक से संबंधित टॉप 50 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 10 होगा, ठीक है। और इसमें हम लोग सब टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि इनमें से कितने सारे आंसर आपके सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, इन सारे प्रश्नों को उत्तर आप हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, ठीक है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि सूक्ष्मदर्शी से या शीशा पट्टिका से या फिर अस्प्रफुरन गणक से या फिर स्पेक्ट्रमी प्रकाश माप से। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि देख सकते हैं किससे, तो प्रस्फुरन गणक से की जाती है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं कि निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि दृश्य किरणें में, एक्स रे में, या फिर अल्ट्रा वायलेट में, या फिर इंफ्रारेड में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न विकिरण प्रकारों में से, यानी इसमें से किसमें, तो देख सकते हैं एक्सरे में, ठीक है। एक्सरे की बातें हो रही है, तो इसमें क्या होता है कि सर्वाधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं जो बातें पूछा रही कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी जो ऊर्जा अधिकतम होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि दृश्य प्रकाश की, अवरक्त किरणें की, या पाराबैंगनी किरणें की, या फिर एक्स किरणें की। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जो तमाम बातें कही जा रही है, एक्स किरणें के बारे में कही जा रही है, जिसमें विद्युत चुंबकीय जो विकिरणों में से देख सकते हैं जो इसकी ऊर्जा जो होती है सबसे अधिकतम होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, या फिर ऑक्सीजन अभिक्रियाओं के द्वारा, या फिर और अवकरण अभिक्रियाओं के द्वारा। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें कही जा रही है कि सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है किसके माध्यम से होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जब बातें हो रही कि तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। ऑप्शन है नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुंचन से, रासायनिक अभिक्रिया से, या फिर नाभिकीय विखंडन से। तो आपको जो है उत्तर कोड के प्रयोग से आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें हो रही कि तारे अपनी ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं, देख सकते हैं नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन के माध्यम से करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उत्तर जो है यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें हैं कि तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ठीक है। ऑप्शन है नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, और नाभिकीय विखंडन से, रासायनिक क्रिया से, या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तारे अपनी ऊर्जा देख सकते हैं नाभिकीय संयोजक के फलस्वरूप जो है प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं कि सितारों में अच्छे ऊर्जा के स्रोत का कारण है, ठीक है। देख सकते हैं सितारों में अच्छे ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है। ऑप्शन एक है कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, या फिर बी में है कि हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, और सी में है कि रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, और डी में है कि ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो सितारों में जो बातें हो रही है कि अच्छे ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन है कि नाभिकीय विखंडन है, या फिर नाभिकीय संलयन है, या फिर देख सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है, या डी में कि सेरेनकोव प्रभाव है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात रही कि सूर्य से जो उत्पन्न ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय संलयन है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है न्यूट्रॉन जो प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया है, बी में है कि तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, या सी में है कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है, या फिर डी में है कि एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होना। तो आप इसका आंसर बताना है कि नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि तारों में ऊर्जा जो उत्पन्न है नाभिकीय विखंडन से नहीं है, ठीक है, जबकि नाभिकीय संलयन से है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो कि नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, ठीक है। बाकी ऑप्शन एक और बी, सी और डी जो है नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते जो बात है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन है कि सौर सेल ना, और बी में है कि लघु नाभिकीय रिएक्टर, और सी में है कि डायनेमो है, और डी में कि थर्मोपाइल है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है सौर सेल होता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सारे प्रश्नों को उत्तर आप हमारे साथ देते चले, और ज़्यादा ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है सिलिकॉन है, बी में है कि सीरियम है, और सी में है कि एस्टेटिन है, या फिर डी में है कि वेनेडियम है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब पूछा जा रहा है कौन सा तत्व, ठीक है, तो ये सिलिकॉन होता है जो कि सौर सेल में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन एक है सौर सेल है, थर्मल सेल है, सल्फर सेल है, या फिर मोलर सेल है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, क्या होते हैं, सौर सेल होते हैं, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन एक है नाभिकीय ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, या फिर पवन ऊर्जा से। तो आप उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फोटोवोल्टिक जो सेल होता है और सौर ऊर्जा से संबंधित होता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं कि परमाणु रिएक्टर क्या है, ठीक है। ऑप्शन है कि परमाणु बम निर्माण स्थल है, या भारी पानी का तालाब है, या फिर देख सकते हैं यूरेनियम 238 का उत्सर्जक है, या डी में है कि आणविक भट्ठी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, परमाणु जो रिएक्टर क्या होता है, एक प्रकार के देखा जाए तो आणविक भट्ठी होता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि नाभिकीय संलयन में रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, ठीक है। यानी कि नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन एक दे सकते हैं कि वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, या दो में कि साधारणतः उनकी जो टोकामाइक डिजाइन होती है, या तीन में कि वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपको सही उत्तर को बताना है इसमें सर। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें हो रही है कि नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यह क्या होते हैं, साधारणतः उनकी जो टोकामाइक डिजाइन होती है, और वह बहुत अधिक जो कि तापक्रम पर कार्य करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं कि सी जो है 2 और 3 यहाँ पर सही है। तो चलिए और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर परमाणु बम में यह अंतर है कि ऑप्शन एक देख सकते हैं कि जो नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि परमाणु बम में होती है। ऑप्शन बी है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, और सी में है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है, और डी में है कि परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर
क्या है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देने की प्रयास करना है। तो देखिए दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर यह है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ठीक है, जबकि देख सकते हैं परमाणु बम में ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर बी को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि आधुनिक जो कि आयुर्वेद विज्ञान जो है में देख सकते हैं नाभिकीय औषधियाँ जो नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। और ये वास्तव में, ठीक है, ऑप्शन एक देख सकते ड्रग्स हैं, या बी में एक जड़ी बूटियों का सत है, या सी में एक रेडियो आइसोटॉप्स हैं, या डी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक जो विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और देख सकते उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। और ये वास्तव में क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें और एक रेडियो जो कि आइसोटॉप्स है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, ठीक है। ऑप्शन एक है यूरेनियम है, या फिर थोरियम है, या फिर इरिडियम है, या फिर प्लूटोनियम है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत में प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध महत्वपूर्ण जो नाभिकीय ईंधन क्या है, थोरियम है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते जो बात है कि एक रेडियोधर्मी जो तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन एक है प्लूटोनियम है, रेडियम है, थोरियम है, या फिर यूरेनियम है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं क्या होते हैं, थोरियम है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है कैडमियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है और यूरेनियम है। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कैडमियम के बारे में कहा जा रहा है जो कि परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम जो कि परमाणु ईंधन की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि अणुशक्ति से संबंधित खनिजों को पहचानिए, ठीक है, यानी अणुशक्ति से नहीं संबंधित, यानी अणुशक्ति से जो संबंधित नहीं है उन खनिजों को पहचानना है। तो ऑप्शन एक देख सकते हैं मोनेजाइट है, थोरियम है, बेरिलियम है, या फिर क्रोमियम है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अणुशक्ति से नहीं संबंधित खनिजों की बात करें हम तो क्रोनियम है, ठीक है, जो कि अणुशक्ति से संबंधित नहीं है। और इस पर देख सकते हैं कि मोनेजाइट है, थोरियम है और बेरिलियम जो है जो कि अणुशक्ति से संबंधित है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन एक है यूरेनियम है, थोरियम है और रेडियम है और हीलियम है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा ईंधन नहीं है, तो इसमें हीलियम की बात करते हीलियम जो है ईंधन नहीं है, बल्कि यूरेनियम है, थोरियम है और रेडियम है। ये सारे के सारे क्या है, ईंधन है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग में नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देख सकते हैं कि नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग में नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन है कि यूरेनियम है, थोरियम है, कैल्शियम है और प्लूटोनियम है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का जो उपयोग जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग में नहीं किया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सारे प्रश्नों को उत्तर आप हमारे साथ देते चले और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं किसका जो कि परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है यूरेनियम का, थोरियम का, प्लूटोनियम का, लेड का, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसका जो परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। अगर लेड की बात करें हम, सीसा का जो कि प्रयोग जो है जो कि परमाणु ईंधन के रूप में नहीं किया जाता, ठीक है। बाकी यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें हो रही, ठीक है, कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है जिरकोनियम का, यूरेनियम का, मोलिब्डेनम का या फिर बेनेडियम का। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए देख सकते हैं यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर। ऑप्शन है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपयुक्त दोनों पर या उपयुक्त किसी पर नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब आता है परमाणु बम का जो सिद्धांत है, देख सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते जो बात हो रही है परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत, यानी कि देख सकते हैं कि परमाणु बम का जो यहाँ दे दिया गया है कि कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन पर है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन एक दे सकते हैं कि ड्यूटेरियम नाभिकीय संलयन और थोरियम का नाभिकीय विखंडन, या सी में कि हाइड्रोजन गैस वाले बम का विस्फोट, या डी में है कि डायनामाइट तथा TNT का विस्फोटक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो यहाँ सेम बातें है कि परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत जो है यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत जो है देख सकते हैं कि ड्यूटेरियम का जो नाभिकीय संलयन पर है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन है नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर, या फिर अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर, या नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर, या अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर। तो आप इसका बताना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर देश जो बात है कि हाइड्रोजन बम, ठीक है, हाइड्रोजन बम के बारे में कहा जा रहा था यह सिद्धांत जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा। ऑप्शन एक है एडवर्ड टेलर के द्वारा, या फिर देख सकते हैं कि बर्नर ब्राउन द्वारा। ठीक है, और सी में है कि जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा। ठीक है, डी में है कि सैमुअल कोहेन द्वारा। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन बम जो विकसित किया गया था किसके द्वारा, देख सकते हैं कि एडवर्ड टेलर के द्वारा इसे विकसित किया गया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि समृद्ध यूरेनियम होता है। ठीक है, देख सकते ऑप्शन है कि विशेष खोल में रखी गई यूरेनियम की छड़ी के द्वारा, या प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें कि रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, और सी की बात करें प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण, या डी में है कि क्रोमियम की कोटिंग की हुई यूरेनियम की छड़ी के द्वारा। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो उससे तमाम बातें जब पूछे जा रहे कि समृद्ध यूरेनियम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी की बात करें हम तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप में बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं यूरेनियम के रेडियोधर्मी विखंडन का अंतिम उत्पाद है। ठीक है, यानी कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी जब विखंडन होता है तो अंतिम उत्पाद देख सकते हैं ऑप्शन ए के सीसा होता है, रेडियम होता है, थोरियम होता है, प्लूटोनियम होता है, यूरेनियम होता है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विखंडन का जो अंतिम उत्पाद क्या होता है, सीसा होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले और ज़्यादा ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं ऐसे टाइन है और फ्रेसियम है, या फिर ट्रीटियम है, या फिर जर्को नियम है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि इनमें से कौन नहीं है। तो दोस्तों, देख सकते जार्को नियम की बात करें हम जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, बाकी इनमें सभी है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि यूरेनियम 233 है, यूरेनियम 234 है, यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 239 है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर यूरेनियम 235 की बात करें हम, तो इसका इस्तेमाल जो है आप देख सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। ठीक है, यूरेनियम का, लोहा का, तांबा का और एल्युमिनियम का। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो यूरेनियम का उपयोग होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ठीक है, अल्फा कण को, बीटा कण को, या फिर गामा किरण को, या फिर उपयुक्त सभी को। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, रेडियोधर्मी जो पदार्थ उत्सर्जित करता है, देख सकते हैं कि अल्फा कण, बीटा कण और गामा तीनों को करता है। ठीक है, इस प्रकार से उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं कि रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा, या चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, या सी में है कि रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाएगा, या डी में है कि रिएक्टर यथावत कार्य करता रहेगा। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होता है, चेन प्रक्रिया दे सकते हैं कि सीमा से बाहर चली जाएगी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर देश कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है। ठीक है, ऑप्शन है कि नरोरा है, कलपक्कम है, तारापुर है, कोटा है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें तो भारत का प्रथम परमाणु अगर देखा जाए तो संयंत्र कौन सा है यहाँ पर, तो आप इसके आंसर तारापुर बताने के प्रयास करेंगे, जो कि महाराष्ट्र में है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि BARC है, बी में कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, और सी में कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, या डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें हम तो तारापुर है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए तो देखिए, ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है। ठीक है, ऑप्शन दे सकते हैं कि ए भारतीय शोध रिएक्टर हैं, और ए तारे हैं, या फिर सी में ए प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम हैं, या डी में दे सकते हैं कि ए पावर संयंत्र हैं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे ध्रुव हो गया, पूर्णिमा हो गया तथा साइरस दे सकते ए भारतीय शोध रिएक्टर है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। इसलिए इन सारे प्रश्नों को उत्तर आप हमारे साथ देते चले और ज़्यादा ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन एक दे सकते हैं कि यूरेनियम 270, यूरेनियम 500, गैसो होल, यूरेनियम 238। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत के जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं इसमें अगर बात के ईंधन का जो प्रयुक्त होता है कौन सा, यूरेनियम 238 का जो है प्रयोग होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कलपक्कम प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन दे सकते हैं कि परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, रक्षा प्रयोगशाला के कारण, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र हेतु, या फिर अंतरिक्ष केंद्र हेतु। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कलपक्कम जो प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण यह प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, ऑप्शन एक की बात करें महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, या फिर कर्नाटक में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी जो आणविक अनुसंधान केंद्र है स्थित है कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देखिए भारत में भारी जल बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है टोम्बो में, असम में, दिल्ली में या फिर भिलाई में। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों भारत में जो भारी जल बनाया जाता है कहाँ पर, टोम्बो महाराष्ट्र में बनाया जाता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र जो देख सकते हैं कि 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन है कैगा है या कलपक्कम है, नरोरा है और तारापुर है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें नरोरा जो कि परमाणु संयंत्र को देखा जाए तो जो कि देख सकते हैं कि 4 भूकंपीय पेटी में स्थित है, अवस्थित है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, ठीक है। ऑप्शन है कि समृद्ध यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम या फिर टंगस्टन। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है, तो प्लूटोनियम है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल, समुद्री जल या द्रवित सोडियम। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में देख सकते हैं कि यहाँ पर किसका प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बात करें द्रवित सोडियम का, ठीक है, जो शीतलक के रूप में इसका प्रयोग में लाया जाता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना या फिर नाभिकीय क्रिया को रुकना। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बात है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए इन सारे प्रश्नों को उत्तर आप हमारे साथ देते चले और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, थोरियम को, ग्रेफाइट को, रेडियम को या फिर साधारण जल को। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बात है नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है ये किससे लाया जाता है, तो देख सकते हैं ग्रेफाइट का और किसी साधारण जल का प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग होता है यानी किया जाता है ईंधन के रूप में, ईंधन की तरह या स्नेहक की तरह या मंदक की तरह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये तमाम जो बातें कही जा रही, ठीक है, कि नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का जो उपयोग है क्यों किया जाता है, तो मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों पर देख सकते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक रूप में प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है थोरियम का, भारी पानी का, रेडियम का या फिर सादा पानी का। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक रूप में प्रयोग में लाया जाता है भारी पानी का प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के शीघ्र उत्पादी रिएक्टर यानी कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाले एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है विखंडन प्रक्रिया के द्वारा या बी की बात करें सोर्स सेल की सहायता से या दे सकते हैं कि इनके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा या फिर डी में कि कठोर जल का शोधक के रूप में उपयोग करके। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो शीघ्र उत्पत्ति रिएक्टर की बात करें तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि विखंडन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों जैसे कि एक ब्रीडर रिएक्टर है, वह है, देख सकते हैं ऑप्शन एक है जैसे कि विखंडन होने वाले पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, या बी में है कि जो केवल हैवी वाटर प्रयोग में लाता है, और सी है कि जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक जो ब्रीडर रिएक्टर की बात करें हम, तो देख सकते हैं कि जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? तो काकरा पार का, कैगा का, कुंडन कुलम का, या फिर तारापुर का। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें तो कुंडन कुलम की बात करें हम, तो जिसकी जो है नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित करने की क्षमता अधिकतम है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दूसरे उद्देश्य के पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था। ठीक है, ऑप्शन है कि स्माइलिंग बुद्धा, या थंडर बोल्ट, या फ्लाइंग गरुड़, या अग्नि परीक्षा। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब आते हैं कि पोखरण जो नाभिकीय परीक्षण 1974 में जो आधिकारिक इसका कोड क्या था, तो आप देख सकते हैं क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि पोखरण जो कि द्वितीय परीक्षण कब हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं कि 11 जून 1998 को, या 9 जून 1998 को, या 11 मई 1998 को, या 29 मई 1998 को। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जब आते हैं कि पोखरण जो द्वितीय परीक्षण किया गया था 11 मई 1998 को किया गया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मई 1998 पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए। ठीक है, बताइए पोखरण किस राज्य में? ठीक है, तो ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, और हिमाचल प्रदेश में। तो आप इसके आंसर फास्ट देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। ठीक है, और पोखरण कहाँ पर है? तो राजस्थान में। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे प्रश्न जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सारे प्रश्नों का जो है आप बार बार प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। तो दोस्तों, यहाँ पर टोटल 59 प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसे बार बार देखें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।